नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। अगर आप दुनिया भर की बड़ी खबरों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मध्य पूर्व से जुड़े हर अहम अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि अमेरिका, ईरान और इजराइल से जुड़ी उन बड़ी खबरों की जिन्होंने एक बार फिर पूरे क्षेत्र की राजनीति को हिला दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के साथ हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU का पूरा टेक्स्ट इजराइल को दिखाने से इनकार कर दिया है। अमेरिका और इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली अधिकारियों को समझौते की सामान्य जानकारी जरूर दी गई है, लेकिन उन्हें समझौते की असली लिखित प्रति नहीं दी गई है। ये वही समझौता है जिस पर रविवार को अमेरिका और ईरान ने डिजिटल तरीके से हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच नाजुक युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को दोबारा खोलने की बात कही गई है, लेकिन समझौते की बारीकियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस समझौते को कांग्रेस के सामने भेजेंगे और जनता के सामने भी इसके विवरण साझा करेंगे। ट्रंप ने G7 सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से कहा कि उन्होंने पहले इसे कांग्रेस को भेजने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब वे ऐसा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझौते को शब्द दर शब्द पढ़ेंगे ताकि मीडिया इसे सही तरीके से कवर करे। लेकिन असली सवाल यह है कि जब अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है तो फिर इजराइल को समझौते का पूरा टेक्स्ट क्यों नहीं दिखाया गया। यही सवाल इजराइल के राजनीतिक और सुरक्षा गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है। इजरायली अखबारों ने इस समझौते को पहले ही खराब डील बताना शुरू कर दिया है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री और दक्षिणपंथी नेता एविगडोर लिबरमैन ने भी कहा कि यह समझौता ईरान को परमाणु शक्ति बनने की राह पर ले जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को अमेरिका के फैसले के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि अमेरिका हमेशा इजरायली हितों के हिसाब से ही काम करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने इजरायली आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ना होता तो इजराइल आज मौजूद नहीं होता। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अमेरिका की मदद के बिना इजराइल धरती के नक्शे से मिट चुका होता। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप आमतौर पर खुद को इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक बता रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ हुए इस समझौते ने वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच तनाव की नई तस्वीर सामने रख दी है। इस समझौते को लेकर क्षेत्र में ये संभावना मौजूद हो रही है कि यह डील ईरान के लिए अपेक्षाकृत फायदेमंद साबित हो सकती है और अमेरिका इजराइल युद्ध के कई घोषित लक्ष्य अधूरे रह गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी टीवी इंटरव्यू में इस समझौते का बचाव करते हुए कहा कि इस कूटनीति की सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका अब ईरानियों से बातचीत कर रहा है। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2015 में बाराक ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते किए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति लागू कर दी थी। अब वही ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक नए समझौते की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस समझौते को लेकर एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, इसी बीच ब्रिटेन से भी इसराइल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। लंदन में आयोजित एक इजरायली रियल एस्टेट कार्यक्रम में अवैध इजरायली बस्तियों की संपत्तियों को बढ़ावा दिए जाने का मामला सामने आया है। कार्यक्रम आयोजकों ने स्वीकार ये किया है कि कब्जे वाली वेस्ट बैंक की कुछ संपत्तियां कार्यक्रम की प्रचार सामग्री में शामिल हो गई थी, लेकिन उनका कहना है कि ये गलती से हुआ है। ये कार्यक्रम लंदन के एक एडगवेयर यूनाइटेड सिनागॉग में आयोजित किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यक्रम उन क्षेत्रों की संपत्तियों का प्रचार किया गया जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध इजरायली बस्तियां माना जाता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री येवेट कूपर ने कहा कि मंत्रियों ने विज्ञापन मानक प्राधिकरण से इस मामले की जांच करने को कहा है। आयोजकों ने अपने बयान में कहा कि वेन्यू की ओर से साफ निर्देश था कि ग्रीन लाइन से आगे यानी कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थित इजरायली रियल एस्टेट को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और सभी विक्रेताओं ने इस शर्त को मानने पर सहमति दी थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना गलत है कि ब्रिटिश यहूदियों को दुनिया में कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है क्योंकि आयोजकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक की ज़मीन को चोरी की फिलिस्तीनी ज़मीन मानने से इनकार कर दिया और उसे विवादित क्षेत्र कहा है, जबकि ब्रिटिश सरकार वेस्ट बैंक को कब्जे वाला फिलिस्तीनी क्षेत्र मानती है।
और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इजरायली बस्तियों को अवैध माना जाता है। इस मामले में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जस्टिस फॉर फिलिस्तीन ने चैरिटी कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराई है। संगठन का कहना है कि उनके पास ऐसे दस्तावेजी सबूत है जिनसे पता चलता है कि कार्यक्रम में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों की अवैध संपत्तियों में स्थित आवासीय संपत्ति को प्रचार किया गया है। चैरिटी कमीशन ने कहा कि वे इस मामले में उठाए गई चिंताओं का आकलन कर रहे हैं और ये देखा जाएगा कि आयोग की कोई नियामक भूमिका बनती है या नहीं। इस पूरे विवाद ने ब्रिटेन में इजरायली बस्तियों और फिलिस्तीनी ज़मीन के मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। दोस्तों, अब तीसरी बड़ी खबर अमेरिका के अंदर इजराइल के प्रभाव और अमेरिकी राजनीति से जुड़ी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी राजनीति में इजराइल की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है। अमेरिकी जनता के बीच इजराइल को लेकर राय तेजी से बदल रही है। गजा, लेबनान और मध्य पूर्व में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को लेकर अमेरिका में विरोध बढ़ रहा है। कई मतदाता अब चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल को बिना शर्त समर्थन देना बंद करे, लेकिन अमेरिकी नीति अभी भी जनता की राय से काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है। इसी कारण इजराइल समर्थक लॉबी अब एक नई रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत अमेरिकी कानूनों में ऐसे प्रावधान शामिल करने की कोशिश की जा रही है जिनसे इजराइल को अमेरिकी रक्षा तकनीक और खुफिया नीति में स्थायी और गहरी भूमिका मिल सके। उदाहरण के लिए अमेरिकी कानून पहले से ही इजराइल की क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी सैन्य श्रेष्ठता सुनिश्चित करने की बात करता है। इसका मतलब है कि अमेरिका को ये सुनिश्चित करना होता है कि इजराइल क्षेत्र में किसी भी संभावित सैन्य खतरे का मुकाबला बेहतर हथियारों, तकनीक और खुफिया क्षमता के साथ कर सके। अब इजराइल समर्थक समूह नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जैसे अनिवार्य कानूनों में नए प्रावधान जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रावधानों के जरिए अमेरिका और इजराइल के बीच रक्षा तकनीक, हथियारों, साइबर क्षमता, ड्रोन, मिसाइल, रक्षा और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को और गहरा किया जा सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अमेरिकी सरकार में एक विशेष अधिकारी या एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं जिसका काम ये सुनिश्चित करना होगा कि इजराइल और अमेरिका की रक्षा साझेदारी सभी विभागों में गहराई से लागू हो। इससे इजरायली तकनीक को अमेरिकी रक्षा खरीद प्रणाली में शामिल करने का रास्ता मौजूद होगा। आलोचकों का यह भी कहना है कि यह कदम भविष्य में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इजराइल से दूरी बनाना बेहद कठिन कर देगा। अगर रक्षा तकनीक और खुफिया ढांचे आपस में इस हद तक जुड़ जाते हैं तो किसी भी नई अमेरिकी सरकार के लिए नीति बदलना कानूनी और प्रशासनिक रूप से मुश्किल हो जाएगा। इंटेलिजेंस ऑथराइजेशन एक्ट में इस प्रस्तावित एक और प्रावधान के तहत इजराइल के साथ साथ उन अरब और मुस्लिम देशों को भी अमेरिकी खुफिया जानकारी साझा करने का लाभ मिल सकता है जो अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल के साथ संबंध नॉर्मल कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह अमेरिकी खुफिया जानकारी को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इन प्रावधानों को वापस लेने के लिए भविष्य में फिर कांग्रेस में नया कानून लाना पड़ेगा। इसलिए एक बार अगर ये नियम कानून हिस्सा बन जाते हैं तो उन्हें बदलना आसान नहीं होगा। इसके साथ इजराइल समर्थक रणनीति का तीसरा हिस्सा अमेरिकी हथियारों और तकनीक के लिए ऐसा नया रास्ता बनाना है जो सीधे कांग्रेस की मंजूरी पर निर्भर ना करे। इसका मकसद अमेरिकी सैन्य सहायता को एक साझेदारी, निवेश और रोजगार पैदा करने वाली योजना के रूप में पेश करना है ताकि जनता में बढ़ते विरोध को कम किया जा सके। आलोचकों का कहना है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि इजराइल को अमेरिकी हथियार, तकनीक, खुफिया सहायता और सैन्य समर्थन मिलता रहे, चाहे अमेरिकी जनता की राय इस पर कुछ भी हो। दोस्तों, इन तीनों खबरों को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद स्पष्ट हो जाती है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ ऐसा समझौता कर रहा है जिसका पूरा टेक्स्ट इजराइल को भी नहीं दिखाया गया। दूसरी तरफ ब्रिटेन में अवैध इजरायली बस्तियों की संपत्तियों के प्रचार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। और तीसरी तरफ अमेरिका के अंदर इजराइल समर्थक लॉबी भविष्य की अमेरिकी नीति को कानूनों और संस्थागत ढांचों के जरिए अपने पक्ष में बांधने की कोशिश कर रही है। ये सब दिखा रहे हैं कि मध्य पूर्व की राजनीति अब केवल युद्ध के मैदान या कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई अब सांसदों, अदालतों, मीडिया, रियल एस्टेट कार्यक्रमों, रक्षा कानूनों और खुफिया साझेदारी तक फैल चुकी है।